काला पानी की सजा बीते जमाने की ऐसी सजा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल यह एक जेल थी जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता था। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। काला पानी की कहानी शुरू होती है क्रांति के दौरान। जिन लोगों को पकड़ा जाता था, अंग्रेज उन्हें फांसी पर लटका देते थे या तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा देते थे। हालांकि सबका हश्र ऐसा नहीं हुआ। कईयों को कैदी बना लिया। विद्रोह के डर से अंग्रेजों ने इन्हें मेनलैंड से दूर भेजने की ठानी और ऐसे में चुना गया अंडमान द्वीप। अंडमान द्वीप भेजने के दौरान समंदर की यात्रा करनी पड़ती थी। उस दौर में हिंदुओं के बीच एक मान्यता थी कि अगर समंदर की यात्रा कर ली तो धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को जात से बाहर कर दिया जाता था। इसलिए समुद्र के पानी को काला पानी कहते थे और इसी कारण अंडमान की कैद को नाम मिला काला पानी। काला पानी की सजा 1857 के बाद 200 कैदियों को पहली बार अंडमान भेजा गया और 1868 में 700 कैदी कराची से भेजे गए। शुरुआत में इन लोगों को एक घरनुमा जेल में रखा जाता था। फिर 1890 तक कैदियों की संख्या में काफी इजाफा हो चुका था। हालांकि तब अंडमान की जेल की वो सूरत नहीं थी जो बाद में जाकर बनी। मेनलैंड की जेलों के मुकाबले अंडमान में ज्यादा आजादी मिलती थी, इसलिए कैदी यहां आना प्रेफर किया करते थे। दो अंग्रेज अधिकारियों को इस बात में दिक्कत दिखाई देनी शुरू हुई। उन्होंने कहा, जेल के नाम पर आजादी, ऐसे कैसे? चार्ल्स लायल और एएस लेथब्रिज, इन दोनों ने एक रिपोर्ट बनाकर सरकार के सामने पेश की जिसमें एक नई जेल बनाने की मांग रखी गई थी और साथ में यह सुझाव भी दिया था कि यहां आने वाले कैदियों के लिए कठिन वातावरण होना चाहिए। सरकार की मंजूरी के बाद नई जेल का काम शुरू हो गया। इसके लिए बर्मा से लाल ईंटें मंगाई गई और मजदूरी के लिए उन्हीं कैदियों का इस्तेमाल किया गया जो आगे चलकर इसमें रहने वाले थे। दरअसल 19वीं सदी में ब्रिटेन में एक बड़ा नाम था जेरेमी बेंथम। बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म नाम की विचारधारा के ध्वजारोहक थे। यूटिलिटेरियनिज्म मोटा मोटी कहें तो कहता है कि कौन सी चीज अच्छी है ये इस बात से तय होगा कि वो कितने लोगों का भला करती है। जिस तरीके से ज्यादा लोगों का भला होगा वो सबसे अच्छा। सुनने में बात सही लगती है, लेकिन इस विचारधारा के साथ एक समस्या है। इस दर्शन के अनुसार मने एक आदमी को मारकर अगर 5 लोग बचाए जा सकते हैं तो एक को मारने में कोई हर्ज नहीं। तो बेंथम साहब ने इसी दर्शन के आधार पर बताना शुरू किया कि समाज का भला कैसे हो सकता है। पता नहीं क्यों, पर उनकी नजर सबसे पहले जेलों पर गई। बेंथम साहब ने कहा, जेल की बनावट में एक दिक्कत है। जेल में जितने कैदी होते हैं उसी अनुपात में गार्ड भी रखने पड़ते हैं, जिससे लोगों के काम की बर्बादी होती है। इसलिए जेलों का आकार बदला जाना चाहिए। बेंथम ने जेल के आकार के लिए एक नया सुझाव दिया, जिसे उन्होंने पेनोप्टिकॉन का नाम दिया। यह नया डिजाइन कुछ ऐसा था कि एक ही गार्ड पूरी जेल पर नजर रख सकता था। बेंथम के जीते जी तो यह आइडिया कुछ खास पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन उनकी मौत के बाद सरकार ने सोचा, व्हाई नॉट? हेंस अंडमान में जेल पेनोप्टिकॉन डिजाइन के हिसाब से बनाई गई। क्या ये डिजाइन एक साइकिल के पहिए जैसा, जिसमें एक डंडा और उसमें से निकली तिल्लियां। अंडमान की जेल में बीच में एक बड़ा सा टावर बनाया गया। टावर के ऊपर गार्ड के खड़े होने की जगह होती थी और साथ में एक घंटा लगा रहता था, ताकि कोई गड़बड़ हो तो घंटे की आवाज सुनकर सब चौकन्ने हो जाएं। इस टावर से बाहर की ओर साइकिल की तीलियों के आकार में 7 बिल्डिंग बनी हुई थी। एक बिल्डिंग को एक विंग कहते थे। हर विंग 3 माले की थी। पूरी जेल में ऐसे 682 सेल थे और इन्हीं सेल्स के कारण इस जेल को सेल्यूलर जेल का नाम मिला। ये सेल यानी कमरे खास इस तरह बनाए गए थे ताकि कोई किसी दूसरे कैदी से कांटेक्ट न कर सके। जेल की हर विंग का मुंह दूसरे विंग की दीवार की तरफ बना हुआ था। हर कमरे में लगभग 9 फीट की ऊंचाई पर एक रोशनदान बना था, जिससे हवा और रोशनी बाहर आ जा सके। साल 1906 में इस जेल का निर्माण पूरा हुआ।
जिसके बाद भारत के सबसे खूंखार मुजरिमों के साथ साथ राजनीतिक कैदियों को भी यहां भेजा जाने लगा। काला पानी की सजा एक दिन दिन भर कोल्हू के बैल की तरह जोता गया। एक शख्स लात घूंसे खाने के बाद जेल के अपने कमरे में सोया है कि तभी एक बड़ी सी घंटी की आवाज सुनाई देती है। सूरज अभी उगा नहीं है, लेकिन उठना मजबूरी है, नहीं तो गार्ड आकर उठाएगा और साथ में कोड़े भी बरसाएगा। कैदियों के लिए समय निर्धारित किया गया है। नहाने को पानी नहीं और पीने के लिए गंदा पानी मिलता है, उससे कोई आदमी मुंह धोने से भी कतराए। इसके बाद आती है खाने की बारी। हरे रंग के कुछ पत्ते बर्तन में डाले जाते हैं, साथ में कीड़े वाली दाल। न खाओ तो भूखे रहो और अगर खा लिया तो दस्त लग जाए। खाने की औपचारिकता के बाद अब काम का वक्त आता है। काम पर जाते हुए भी हाथों में जंजीरें हैं, गले से लेकर पैर तक बेड़ियां। इसी हाल में सफाई का काम करना है या पेड़ों की कटाई या और कोई मजदूरी का काम। हालांकि अगर आप राजनीतिक कैदी हैं तो आपके लिए विशेष प्रबंध है। अगर किसी से बात करने की कोशिश की, यहां तक कि अगर इशारा भी किया तो गार्ड जूतों से मारेगा। हालांकि दिन इतने में खत्म नहीं होता। कोल्हू के बैल का काम निपटाने के बाद एक और काम मिलता है, नारियल के खोल से भूसी निकालना। इसके लिए नारियल के खोल को हथौड़े से मारना पड़ता है। इसके बाद भी जान बची तो पुरानी रस्सियों को घिसकर उसके धागे अलग करने पड़ते हैं और तब तक काम करना है कि जब तक हाथ से खून न निकल जाए। हर काम के लिए टारगेट नियत है। कोल्हू से 10 लीटर तेल या 20 लीटर तेल और नारियल से 4 किलो जूस। शाम तक ये टारगेट नहीं पूरा हुआ तो हथकड़ियों से बांधकर लटका दिया जाएगा। पहली बार 3 दिन के लिए, फिर 10 दिन के लिए। इस बीच गार्ड घुटनों के बीच एक डंडा फंसा देगा ताकि पैर फैले रहें। यह सब पूरा हो चुकने के बाद रात को जब कैदी अपने कमरे में पहुंचता है तो देखता है वहां 2 बर्तन हैं, एक पानी के लिए और दूसरा इसलिए ताकि अगर रात में टॉयलेट जाना पड़े तो इसी में कर लें। बर्तन भी इतना छोटा कि कई लोग फर्श पे ही फारिग हो जाते थे। जून की गर्मी हो या दिसंबर की ठंड, सोने के लिए सिर्फ नंगा फर्श उपलब्ध हुआ करता था। लोग इतने थक जाते थे कि उसी पर नींद आ जाती थी। इसके बाद दूसरा दिन शुरू होता था, बिल्कुल वैसा ही जैसे पिछला दिन शुरू हुआ था। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। आजादी के बाद अंडमान जेल। अंडमान में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों तक ऐसे ही दिन गुजारे, जो विनायक दामोदर सावरकर, श्री अरबिंदो घोष के भाई बरीन घोष, भगत सिंह के साथी और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में सजायाफ्ता बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने अंडमान जेल की सजा काटी। 1932 में चटगांव आर्म्स रॉबरी केस में 300 क्रांतिकारी यहां भेजे गए। इन लोगों ने बेहतर अधिकारों के लिए भूख हड़ताल शुरू की। भूख हड़ताल के बाद अंग्रेजों ने उनके गले में पाइप डालकर दूध उड़ेलने की कोशिश की, लेकिन महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और मोहित मोइत्रा के फेफड़ों में दूध चला गया, जिससे तीनों को निमोनिया हो गया और फिर जान चली गई थी। अंग्रेजों की इस बर्बरता के बावजूद 1937 तक भूख हड़ताल का दौर चला और तब भारत में इन लोगों के लिए आवाज उठनी शुरू हो चुकी थी। 1937 में गांधी और टैगोर ने इस मामले में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को एक टेलीग्राम भेजा। कांग्रेस ने यह मुद्दा ब्रिटिश सरकार के सामने उठाया। कई दौर की वार्ता के बाद अंत में 1938 में सेल्यूलर जेल के राजनीतिक कैदी मेनलैंड भारत भेज दिए गए। 1942 में जब जापान ने अंडमान पर कब्जा किया तो उन्होंने ब्रिटिश कैदियों को रखने के लिए सेल्यूलर जेल का इस्तेमाल किया। जापानी कब्जे के दौरान सेल्यूलर जेल की 2 इमारतें तोड़ दी गईं। इससे पहले 1941 में आए भूकंप में जेल की बीच की इमारत को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद इसे फिर नया बनाया गया। नई इमारत गोलाकार शेप में बनाई गई, जबकि पहले यह चौकोर हुआ करती थी। आजादी के बाद जेल की और 2 इमारतें गिराई गईं, जिनके स्थान पर यहां स्थानीय लोगों के लिए एक 500 बिस्तर वाला अस्पताल बनाया गया। इस जेल में सजा काट चुके कई स्वतंत्रता सेनानी जेल को गिराए जाने के विरोध में थे। इसलिए 1969 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया।
माना जाता है कि काला पानी से कोई फरार नहीं हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जेल से फरार होने की 2 बार कोशिश हुई। दोनों कोशिश हालांकि तब हुई थी जब सेल्यूलर जेल बनी नहीं थी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। 1868 में 238 कैदी जेल से भाग निकले थे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और जेलर ने 87 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया। इसके बाद 1872 में 2 कैदियों ने लकड़ी की एक नाव बनाई और इसके सहारे वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गए। गार्जियन के अनुसार मेहताब और चॉयटून नाम के ये 2 कैदी एक ब्रिटिश जहाज के पास पहुंचे और एक झूठी कहानी सुनाई। दोनों ने बताया कि वे मछुआरे हैं और उनकी नाव टूट गई है। इसके बाद दोनों जहाज में बैठकर लंदन पहुंच गए। यहां दोनों को रहने के लिए एक कमरा दिया गया। बदकिस्मती ये रही कि सोते हुए एक अंग्रेज ने उनकी फोटो खींच ली और चारों तरफ फैला दी। दोनों को पहचानकर दोबारा पकड़ लिया गया और वापस अंडमान भेज दिया गया। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान से है, जहां से कोई वापस नहीं आता। हालांकि अंग्रेजों ने इसे सेल्यूलर नाम दिया था, जिसके पीछे एक हैरान करने वाली वजह है। सेल्यूलर जेल अंग्रेजों द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की गवाह है। इस जेल की नींव 1897 ईस्वी में रखी गई थी और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी थीं और प्रत्येक कोठरी 15 बाई 8 फीट की थी। यह जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसकी चहारदीवारी एकदम छोटा बनाया गया था, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूबकर मर जाते। इस जेल का नाम सेल्यूलर पड़ने के पीछे एक वजह है। दरअसल यहां हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी और हर कैदी को अलग अलग ही रखा जाता था, ताकि वो एक दूसरे से बात न कर सकें। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए सबसे भयानक होता था। इस जेल में न जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। इसके अलावा कई तो दूसरी वजहों से भी मर गए थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है। इसी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है। इस सजा के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार का विरोध करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उम्र भर के लिए काले पानी की सजा दे दी जाती थी, ताकि उनके विरोध के कारण जो प्रभाव जनता पर पड़ा है वह पूर्णतः समाप्त हो सके और आगे से कोई भी व्यक्ति सरकार का विरोध करने की कोशिश न करे। फौजी डॉक्टर और आगरा जेल के वार्ड वॉकर और जेलर डेविड बेरी की निगरानी में बागियों को लेकर पहला जत्था 10 मार्च सन 1858 को एक छोटे युद्ध पोत में वहां पहुंचा। खरल के साथी संभावित तौर पर उसी जहाज में ले जाए गए। फिर कराची से और 733 कैदी लाए गए और फिर यह सिलसिला जारी रहा। काला पानी एक ऐसा कैदखाना था जिसके दरो दीवार का भी वजूद नहीं था। अगर 4 दीवारी या चौहद्दी की बात की जाए तो समुद्री किनारा था, और परिसर की बात की जाए तो उफान मारता हुआ अदम्य समुद्र था। कैदी कैद होने के बावजूद आजाद थे, लेकिन फरार होने के सारे रास्ते बंद थे और हवाएं जहरीली थीं। अंग्रेजों ने भारत में अपना परचम लहराने के अलावा कैदियों की बस्ती और उपनिवेश बनाने के लिए सन 1779 में पहली कोशिश की, जो विफल हो गई थी। उम्र कैद भी दी गई, लेकिन किसी दूर दराज जगह पर सजा देने से भी बगावत जारी रहता। इसलिए अंग्रेजों से बागी हुए लोग फिर से बगावत या विरोध न कर सकें। तब उनकी निगाह अंडमान द्वीप समूह पर ही गई। ये द्वीप कीचड़ से भरे थे। यहां मच्छर, खतरनाक सांप, बिच्छुओं, झोंकों और अनगिनत प्रकार के जहरीले कीड़ों की भरमार थी। सेल्यूलर जेल में कैदियों के साथ बीमारियों का भी घर होता था। हर कोठरी पर छप्पर था, जिसमें कैदियों के लिए सिर्फ दुख और भयंकर रोग भरे हुए थे। हवा बदबूदार और बीमारियों का खजाना थी।
बीमारियां, असीमित खुजली और दाद जैसा एक और चर्म रोग जिसमें बदन की खाल फटने और छिलने लगती है, जो वहां बहुत ही आम थी। कैदियों को कोई भी बीमारी होने के बाद उसका इलाज, सेहत की देखभाल और घाव भरने का कोई उपाय भी नहीं था। और जब कोई भी कैदी मर जाता था तो लाश ले जाने वाला उसकी टांग पकड़कर खींचता और बिना नहलाए उसके कपड़े उतारकर रेत के ढेर में दबा देता। न उसकी कब्र खोदी जाती थी और न नमाज ए जनाजा पढ़ी जाती थी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए धन्यवाद।